सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम एक और टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो हिंदी का जो भी आप लोगों का सिलेबस रहने वाला है परीक्षा की दृष्टि से, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग प्ले लिस्ट पर चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन आपको हर एक टॉपिक के रिगार्डिंग मिल जाएगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो हिंदी भाषा का विकास क्रम, इस वाले टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं। और साथ ही साथ हम देवनागरी के विकास क्रम को भी जानेंगे। तो आज आपका हर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होने वाला है। और साथ ही साथ आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से जो सवाल बन सकते हैं वो भी यहाँ पर आप लोगों की समझ में आसानी से आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार हुआ है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। हिंदी भाषा बहुरूपीय यानी कि इंडो यूरोपियन परिवार की एक शाखा है। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर से बन जाता है, हिंदी भाषा किस परिवार की एक शाखा है? तो हिंदी भाषा बहुरूपीय यानी कि इंडो यूरोपियन परिवार की एक शाखा है। इतिहासकारों के अनुसार आर्य बाहर से आए थे, यानी कि ईरान से होकर ये भारत में आए थे, इसलिए उनकी भाषा को भारतीय आर्य भाषा कहा जाता है। तो हिंदी भाषा किस परिवार की शाखा है? बहुरूपीय इंडो यूरोपियन परिवार की। भारतीय आर्य भाषा का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, तो वो भी हम जानेंगे। भारतीय आर्य भाषा का जो वर्गीकरण है, अध्ययन की सरलता के लिए 3 कालों में इसको विभाजित किया गया है। वो 3 काल किस प्रकार है वो जान लेते हैं। तो सबसे पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को जो समय बताया गया है 1500 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व तक बताया गया है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का। तो इस काल की जो मुख्य भाषा थी वो संस्कृत थी, जो आर्यों की मूल भाषा थी। तो आर्यों की मूल भाषा क्या थी? आर्यों की मूल भाषा संस्कृत थी। और प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का जो काल रहा तो वो 1500 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व तक रहा था। संस्कृत को अधिकांश भारतीय भाषाओं की जननी भी माना जाता है। तो अधिकांश भारतीय भाषाओं की जननी कौन है? वो है संस्कृत। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे यहाँ पर कहना चाहूँगा, अगर आप लोग हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोग इस QR कोड को स्कैन करके हमें फाइनेंशियली सपोर्ट दे सकते हो। अब देखो, इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। जो आपका ये प्राचीन जो यहाँ पर है आपका प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, तो इसको 2 भागों में किस प्रकार विभाजित किया गया। तो देखो, पहला था वैदिक संस्कृत, जिसका जो समय बताया जाता है 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक बताया जाता है। और जो वैदिक संस्कृत है, तो वैदिक संस्कृत का काल तो आप लोगों को ये बताया जाता है किताबों में। और जो वैदिक संस्कृत है, इसी के समय वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ इसी भाषा में लिखे गए थे। कौन सी भाषा में? वैदिक संस्कृत में वेद, उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए थे। उसके बाद लौकिक संस्कृत आती है। तो वैदिक संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत का विकास हो रहा था। तो इसका जो विकास क्रम रहता है 1000 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व तक रहता है। और यह इसके बाद प्रचलित हुई थी। किसके बाद? वैदिक संस्कृत जो हुई थी लौकिक संस्कृत के बाद प्रचलित हुई थी। तो ये आप लोगों ने देखा, प्राचीन जो भारतीय आर्य भाषा है उसका क्रम किस प्रकार रहा 1500 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व तक, जिसमें वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत का विकास क्रम आप लोगों ने देखा है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की तरफ बढ़ेंगे। मध्यकालीन जो भारतीय आर्य भाषा है 500 ईसा पूर्व से लेके 100 ईस्वी तक आता है। 500 ईसा पूर्व से लेके 100 ईस्वी तक मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा आती है। तो भाषा का जो विकास है सरलीकरण की ओर बढ़ रहा था। संस्कृत से धीरे धीरे पाली, प्राकृत और अपभ्रंश का विकास हो रहा था। तो पाली भाषा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो लौकिक संस्कृत के बाद देखो, सबसे पहले वैदिक संस्कृत थी, फिर लौकिक संस्कृत आई और उसके बाद फिर पाली भाषा आई। तो लौकिक संस्कृत के बाद विकसित होने वाली भाषा कौन सी थी? पाली भाषा। और महात्मा बुद्ध ने अपने जो उपदेश दिए वो किस भाषा में दिए? पाली भाषा में ही महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे। उसके बाद प्राकृतिक भाषा का विकास हो रहा था। तो पाली के बाद जो विकसित हो रही थी वो कौन सी थी? प्राकृतिक। और जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, तो उन्होंने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? प्राकृत भाषा में दिए। तो यहाँ पर से 2 प्रश्न आप लोगों के लिए बन चुके हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने जो उपदेश दिए किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। और जो जैन तीर्थंकर थे 24वें जैन तीर्थंकर
महावीर स्वामी, तो इन्होंने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो इन्होंने अपने उपदेश दिए थे प्राकृत भाषा में। अब अपभ्रंश भी यहाँ पर आता है, तो प्राकृत के बाद जो विकसित हो रहा था वो अपभ्रंश हो रहा था, और हिंदी का इतिहास यहीं से माना जाता है। तो प्राकृत के बाद अपभ्रंश का क्या हो रहा था? विकास हो रहा था, और हिंदी का जो इतिहास माना जाता है अपभ्रंश से ही माना जाता है। और आधुनिक जो भारतीय आर्य भाषा है, तो इसका जो विकास क्रम है 100 ईस्वी से लेके और अब तक इसका विकास क्रम बताया जाता है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का। तो इसमें हिंदी हो गई, मराठी हो गई, गुजराती हो गई, सिंधी हो गई, आदि भाषाएं शामिल है। और इन जो ये भाषाएं हैं, इन सभी का जो विकास है अपभ्रंश से हुआ है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, हिंदी, मराठी, गुजराती, सिंधी आदि भाषाओं का जो विकास हुआ है किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। तो हिंदी भाषा की जननी और इतिहास की शुरुआत किस प्रकार होती है? तो हिंदी भाषा की जो जननी है वो संस्कृत है, और ये सभी भाषाओं की क्या है? मूल जननी है। इतिहास का जो प्रारंभ होता है कहाँ से होता है? अपभ्रंश से होता है। देखो, जननी संस्कृत है और इसके इतिहास का प्रारंभ कहाँ से होता है? अपभ्रंश से होता है। तो अभी भाषा का विकास क्रम जब आप लोग यहाँ पे देखोगे तो आप लोग अच्छे से समझ जाओगे। तो भाषा का जो विकास क्रम रहा किस प्रकार रहा? सबसे पहले संस्कृत, जिसमें आप लोगों ने देखा वैदिक संस्कृत थी और लौकिक संस्कृत थी। उसके बाद फिर पाली भाषा आती है। पाली भाषा में महात्मा गौतम बुद्ध अपने उपदेश देते हैं। पाली भाषा के बाद प्राकृत भाषा आती है। प्राकृत भाषा में क्या होता है? प्राकृत जो भाषा होती है उसमें महावीर स्वामी अपने उपदेश देते हैं। उसके बाद क्या होता है? अपभ्रंश आती है। अपभ्रंश के बाद अवहट आता है। तो अवहट यहाँ पर इसको वो वाला समय कहा जाता है जहाँ पर संक्रमणकालीन भाषा है। तो यहाँ पर ये जो काल है इसमें यहाँ पे धीरे धीरे हिंदी में बदलाव तेज़ी से हो रहे थे। अब लेकिन जो मुख्य तौर पर माना जाता है हिंदी का जो विकास क्रम, तो अपभ्रंश से माना जाता है। और देखो, आपको याद रखना है, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट और उसके बाद हिंदी। लेकिन मुख्य तौर पर आपको हिंदी का जो विकास क्रम याद रखना है अपभ्रंश से रखना है। तो जो अवहट यहाँ पर बीच में आ रहा है इसे परवर्ती अपभ्रंश या फिर हिंदी का आरंभिक रूप भी कहा जाता है। अवहट को क्या कहा जाता है? परवर्ती अपभ्रंश, परवर्ती अपभ्रंश, या फिर हिंदी का आरंभिक रूप किसको कहा जाता है? अवहट को कहा जाता है। और यह अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच संक्रमणकालीन भाषा था। यह अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं जैसे कि हिंदी के बीच की संक्रमणकालीन भाषा थी अवहट। ठीक है। अपभ्रंश के भेद और उनसे विकसित आधुनिक आर्य भाषाएं कौन कौन सी है तो वो भी हम जानेंगे। तो अपभ्रंश के मुख्य रूप से 6 भेद हैं, तो उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। और जो भेद है उनसे विकसित होने वाली आधुनिक आर्य भाषाएं कौन सी है तो वो भी हम यहाँ पे विस्तार से जानेंगे। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किस प्रकार हुआ है तो ये आप लोगों ने अभी समझ लिया। और अपभ्रंश के जो मुख्य 6 भेद हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो अपभ्रंश का जो सबसे पहला भेद है वो है षोडशनी अपभ्रंश, जिसके अंदर जो भाषाएं आती हैं जिसमें पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती आती है। देखो, अपभ्रंश के 6 भेद थे। एक है षोडशनी अपभ्रंश, एक है मागधी अपभ्रंश, एक है अर्धमागधी अपभ्रंश, एक है खस अपभ्रंश, एक है ब्राह्मण अपभ्रंश। लेकिन जो खस अपभ्रंश और ब्राह्मण अपभ्रंश है ये षोडशनी से ही प्रभावित है। तो अगर प्रश्न बनता है कि खस अपभ्रंश और ब्राह्मण अपभ्रंश किससे प्रभावित है तो ये षोडशनी अपभ्रंश से प्रभावित है। और उसके बाद आपका महाराष्ट्री अपभ्रंश आ जाता है। तो देखो, आप लोगों ने 6 अपभ्रंश जो यहाँ पे आप लोगों ने अपभ्रंश के भेद देखे, तो 6 प्रकार के अपभ्रंश आप लोगों ने देखे। षोडशनी अपभ्रंश आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने मागधी देखा, आप लोगों ने अर्धमागधी देखा, आप लोगों ने खस अपभ्रंश देखा, आप लोगों ने ब्राह्मण अपभ्रंश देखा, और छठ आप लोगों ने महाराष्ट्री अपभ्रंश देखा। तो देखो, खस और ब्राह्मण जो अपभ्रंश है वो षोडशनी अपभ्रंश से प्रभावित है। तो आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है कि खस और ब्राह्मण जो अपभ्रंश है किस से प्रभावित है तो वो षोडशनी अपभ्रंश से प्रभावित है। ठीक है। तो मुख्य तौर पर 6 अपभ्रंश यहाँ पर अपभ्रंश के 6 भेद है, तो आप लोगों ने वो भी देख लिए। अब इनके अंदर कौन कौन सी यहाँ पर आधुनिक आर्य भाषाएं का विकास हो रहा था तो वो भी हम जानेंगे। तो षोडशनी जो अपभ्रंश है इसके अंदर पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती आती है। षोडशनी अपभ्रंश के अंदर कौन कौन सी आती है तो षोडशनी अपभ्रंश के अंदर आपकी पश्चिमी हिंदी आ जाती है। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती, ये तीनों आ जाएंगे षोडशनी अपभ्रंश के अंदर, राजस्थानी, गुजराती और पश्चिमी हिंदी। उसके बाद मागधी अपभ्रंश जो है तो मागधी अपभ्रंश के अंदर आ रही थी, इनका विकास हो रहा था बिहार, उड़िया और बांग्ला। तो मागधी जो अपभ्रंश है तो इनके अंदर भी 3 भाषाओं का विकास हो रहा था। तो ये कौन सी थी? ये थी आपकी उड़िया,
बांग्ला और बिहारी। तो ये आपको रखना है, मागधी अपभ्रंश के अंदर इनका विकास हुआ। किन किन का? उड़िया, बांग्ला और बिहारी, इन 3 भाषाओं का विकास हो रहा था। और अर्धमागधी अपभ्रंश में किसका विकास हो रहा था? अर्धमागधी अपभ्रंश में पूर्वी हिंदी का विकास हो रहा था और पश्चिमी हिंदी का शौरसेनी में हो रहा था। उसके बाद जो खस अपभ्रंश है, इसमें पहाड़ी भाषा का विकास हो रहा था, जिसमें गढ़वाली और कुमाऊनी बोलियां आती है। ठीक है, तो खस अपभ्रंश में पहाड़ी भाषा का विकास हो रहा था, जिसमें गढ़वाली और कुमाऊनी बोलियां आती हैं। और ब्राह्मण अपभ्रंश में सिंधी का विकास हो रहा था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ब्राह्मण अपभ्रंश में किसका विकास होता था? सिंधी का। और जो ब्राह्मण और खस अपभ्रंश है, ये शौरसेनी से प्रभावित है। और महाराष्ट्री जो अपभ्रंश है, इसमें मराठी भाषा का विकास हो रहा था। तो आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा कि अपभ्रंश जो है उसके 6 भेद हैं। 6 भेद कौन कौन से हैं? एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करा दूँ। 6 भेद हैं। शौरसेनी अपभ्रंश है आपके, फिर मागधी अपभ्रंश है आपका, अर्धमागधी अपभ्रंश है आपका, चौथा नंबर का जो है वो खस अपभ्रंश है आपका, ब्राह्मण अपभ्रंश है और आपका महाराष्ट्री अपभ्रंश है। अब इनके अंदर की कौन कौन सी भाषाएं हैं जो आप लोगों ने देख ली है। तो शौरसेनी अपभ्रंश में आपकी 3 भाषाएं आ जाती है। शौरसेनी अपभ्रंश में आपकी आ जाएगी पश्चिमी हिंदी, आपकी आ जाती है राजस्थानी और आपकी आ जाएगी गुजराती। ये आपके शौरसेनी अपभ्रंश में आती है। उसके बाद जो मागधी अपभ्रंश है, इसमें भी आपकी 3 भाषाएं आती है। एक आपकी आएगी बिहारी, एक आपकी आती है उड़िया और एक आपकी आती है बांग्ला। तो ये भी आपकी मागधी अपभ्रंश के अंदर आती है। उसके बाद अर्धमागधी अपभ्रंश में आपका पूर्वी हिंदी आता है। उसके बाद खस अपभ्रंश जो आपका है, उसमें पहाड़ी जो यहाँ पर भाषा है वो आती है, जिसके अंदर गढ़वाली और कुमाऊनी बोलियाँ आती हैं। उसके बाद जो ब्राह्मण आपका अपभ्रंश है, ब्राह्मण अपभ्रंश और खस अपभ्रंश शौरसेनी से प्रभावित है। तो ब्राह्मण अपभ्रंश के अंदर आपका सिंधी भाषा का विकास होता है। और जो आपका छठा अपभ्रंश है वो है आपका महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, जिसके अंदर मराठी भाषा का विकास हो रहा था। तो आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, हिंदी की उपभाषाएं और बोलियों के बारे में जान लेते हैं। तो हिंदी भाषा में 5 उपभाषाएं हैं और 17 बोलियां हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हिंदी भाषा में कितनी? 5 उपभाषाएं हैं और 17 बोलियां हैं। अपभ्रंश आप लोगों का क्लियर है? क्लियर है। अब हिंदी भाषा में देखो आपकी कितनी? 5 उपभाषाएं आती हैं और आपकी 17 बोलियां आती हैं। तो हम पहले बोली, उपभाषा और भाषा में अंतर जानेंगे। उसके बाद हम हिंदी भाषा की जो ये 5 उपभाषाएं हैं और 17 बोलियां हैं, इनके बारे में यहाँ पे अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं बोली, उपभाषा और भाषा में आखिर अंतर क्या है। बोली क्या होता है? बोली एक छोटी और निश्चित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का रूप है। एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का ये रूप होता है। क्या? बोली छोटे और निश्चित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का रूप है, जिसका विकास किसी भाषा से होता है। इसमें सामान्यतः साहित्यिक रचनाएं नहीं होती है। तो बोली में साहित्यिक रचनाएं नहीं होती है, छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का रूप होता है। उपभाषा क्या होता है? जब कोई बोली बड़े क्षेत्र में फैल जाए, यानी कि जो बोली है वो बड़े क्षेत्र में फैल जाए और उसमें साहित्यिक रचनाएं होने लगे, तो उसको वो उपभाषा कहलाती है। बोली में साहित्यिक रचनाएं नहीं होती है, उपभाषा में साहित्यिक रचनाएं होने लग जाती है। बोली जब धीरे धीरे अपना क्षेत्र बढ़ा लेती है, यानी कि ज़्यादा लोग वहाँ पर सेम बोली को बोलते हैं, तो वो उपभाषा बन जाती है और यहाँ पर साहित्यिक रचनाएं शुरू हो जाती है। और भाषा क्या होती है? जब कोई उपभाषा सरकारी कार्यों, दस्तावेजों और लेखन में प्रयोग होने लगे और उसकी अपनी लिपि हो, तो वो आपकी भाषा कहला जाती है, वो भाषा कहलाने लग जाती है। जैसे कोई उपभाषा है, वो सरकारी कामों में, दस्तावेजों और लेखन में प्रयोग हो रही है, साथ ही साथ उसकी अपनी लिपि है, तो वो क्या? वो भाषा बन जाती है। अब हिंदी की देखो कुछ प्रमुख उपभाषाएं और बोलियां, जैसे मैंने आपको बताया, हिंदी की 5 उपभाषाएं होती है और 17 बोलियां होती है। तो उनके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। हिंदी की जो प्रमुख उपभाषाएं हैं, जिसमें पूर्वी हिंदी आती है, आपकी पश्चिमी हिंदी आती है, और आपकी और कौन कौन सी आएगी? आपकी राजस्थानी आएगी, ये आपकी प्रमुख उपभाषाएं हैं। और चौथी आपकी बिहारी हिंदी है और 5वीं आपकी पहाड़ी हिंदी है। तो आप लोगों ने ये देख लिए 5 कौन कौन सी आप लोगों ने यहाँ पर उपभाषाएं देखी। आप लोगों ने देखी पूर्वी हिंदी, आप लोगों ने देखी पश्चिमी हिंदी, आप लोगों ने देखी राजस्थानी, आप लोगों ने देखी बिहारी हिंदी, आप लोगों ने देखी पहाड़ी हिंदी। तो ये आप लोगों ने 5 प्रमुख उपभाषाएं देख ली है।
और इनके अंदर 17 बोलियां आती हैं। इन 5 उपभाषाओं के अंदर 17 बोलियां आती हैं। तो चलिए विस्तार से उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, सबसे पहले पूर्वी हिंदी के बारे में जानेंगे। पूर्वी हिंदी, जैसे मैंने आपको ऊपर बताए थे, 6 अपभ्रंश आपको बताए थे, उसमें पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश के अंदर आ रही थी ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देखो, अगर आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा। पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश के अंदर थी, और अर्धमागधी अपभ्रंश के अंदर सिर्फ एक ही वहाँ पर भाषा आपको दिख रही थी, उपभाषा वहाँ पर आपको दिख रही थी, और वो कौन सी थी? पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली हुई है। ठीक है। अब पूर्वी हिंदी के अंदर कुछ बोलियाँ हैं, तो बोलियाँ कौन कौन सी हैं? पूर्वी हिंदी के अंदर आ जाती है आपकी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये 3 बोलियाँ आपकी पूर्वी हिंदी के अंदर आती है। पूर्वी हिंदी के अंदर आपकी कौन कौन सी बोलियाँ आती हैं? पूर्वी हिंदी के अंदर आपकी सिर्फ 3 बोलियाँ आती हैं। एक आपकी अवधी आ जाती है, एक आपकी बघेली आ जाती है, और एक आपकी छत्तीसगढ़ी आ जाती है। तो पूर्वी हिंदी के अंदर आपको ये 3 बोलियाँ याद होनी चाहिए। पूर्वी हिंदी के अंदर आपकी जो 3 बोलियाँ हैं, अवधी है, आपकी बघेली है, और आपकी छत्तीसगढ़ी है। अब देखो, अवधी किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है? अवधी मुख्य तौर पर लखनऊ की साइड, रायबरेली की तरफ, इलाहाबाद के क्षेत्रों में अवधी बोली जाती है। तुलसीदास की जो रामचरितमानस थी वो भी अवधी में लिखी गई थी। तो तुलसीदास जी की रामचरितमानस वो किस में लिखी गई थी? अवधी में लिखी गई थी, और इसे उपभाषा भी आप लोग कह सकते हो। और इसकी उपबोलियाँ बैंसवाड़ी और कौसली है। तो देखो, जो अवधी बोली है इसकी उपबोलियों के बारे में अगर पूछा जाए तो अवधी की जो उपबोली है वो बैंसवाड़ी और कौसली है। ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट जो है वो है पूर्वी हिंदी के अंदर जो आने वाली बोली है। तो पूर्वी हिंदी के अंदर आने वाली बोलियाँ कौन सी है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। लेकिन अगर फिर भी आप लोग याद रखना चाहते हो, अवधी के अंदर जो उपबोली आती है बैंसवाड़ी आती है, और आपकी कौसली आती है। ठीक है। उसके बाद आपका जो पूर्वी हिंदी के अंदर जो दूसरी बोली आती है अवधी के बाद, वो बघेली है। और बघेली आपकी मध्य प्रदेश के क्षेत्र में बोली जाती है, जैसे रीवा और फतेहपुर क्षेत्र में बोली जाती है, और इसे रिवाई भी कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? रिवाई भी कहा जाता है, रिवाई। ठीक है। और उसके बाद जो आपकी अगली बोली है वो है आपकी छत्तीसगढ़ी। ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। इसको लरिया और लटारी भी कहा जाता है। तो जो छत्तीसगढ़ी आपकी बोली है इसको लरिया और लटारी भी कहा जाता है। तो ये आप लोगों ने देख लिया उपभाषा में। पहला उपभाषा आप लोगों ने देख लिया पूर्वी हिंदी, जिसके अंदर आप लोगों ने देखी 3 बोलियाँ, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर दूसरी उपभाषा के बारे में। दूसरी उपभाषा जो आपकी है पश्चिमी हिंदी। देखो, पूर्वी हिंदी वो उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? उसकी उत्पत्ति हुई अर्धमागधी अपभ्रंश से। और पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति जो हुई थी वो शौरसेनी अपभ्रंश से हुई थी। पश्चिमी हिंदी की जो उत्पत्ति हुई थी वो शौरसेनी अपभ्रंश से हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब देखो, पश्चिमी हिंदी के अंदर आपकी 5 बोलियाँ आती हैं। अब 5 बोलियाँ कौन कौन सी आती है? जो पश्चिमी हिंदी आपकी है उसके अंदर 5 बोलियाँ आपकी आती है। एक आपकी खड़ी बोली आती है, ठीक है, और एक आपकी आती है ब्रजभाषा, ठीक है, एक आपकी आती है बुंदेली, ठीक है, एक आपकी आती है फिर कन्नौजी, और फिर एक आती है आपकी बांगरू। ठीक है। तो ये आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया। तो यहाँ पर ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आएगी आपकी पश्चिमी हिंदी के अंदर। ठीक है। अगर आप लोगों को इतना समझ आ चुका है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी हिंदी ये कौन सी है? दूसरी उपभाषा हम जो देख रहे थे। उत्पत्ति कहाँ से होती है? पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति होती है शौरसेनी अपभ्रंश से। इसमें मैंने आपको कौन कौन सी 5 बोलियाँ बताई है? इसमें मैंने आपको 5 बोलियाँ बताई है। एक खड़ी बोली मैंने आपको बताई, आपको मैंने दूसरा बताया था ब्रजभाषा, और तीसरा जो मैंने आपको बताया था वो मैंने बुंदेली बताया था, और चौथा मैंने कन्नौजी बताया था, और पांचवा मैंने आपको बांगरू, जिसको हरियाणवी बोली भी बोला जाता है। तो ये मैंने आपको 5 इसमें बोलियाँ बताई थी। अब इनके बारे में थोड़ा विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पश्चिमी हिंदी की जो बोली है वो है खड़ी बोली। तो खड़ी बोली किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है? ये दिल्ली साइड, मेरठ साइड, देहरादून साइड, मुजफ्फरनगर, हरिद्वार और सहारनपुर क्षेत्र में ये बोली जाती है। और जो खड़ी बोली है इसको कौरवी नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी प्रश्न बन जाता है, कौरवी किस बोली का दूसरा नाम है? तो कौरवी खड़ी बोली का नाम है। और इसको ये नाम किसने दिया? राहुल सांकृत्यायन जी ने ये नाम दिया था।
और खड़ी बोली को नागरी, मानक हिंदी, टकसाली ये इस नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। खड़ी बोली को कौरवी, मानक हिंदी, टकसाली और नागरी के नाम से भी जाना जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों का खड़ी बोली के जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट होगा ये क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद देखो इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो प्रथम जो खड़ी बोली है जो महाकाव्य है, तो प्रथम खड़ी बोली का महाकाव्य कौन सा था? वो प्रिय प्रवास था। ये भी कई बार प्रश्न बन जाता है। तो खड़ी बोली का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास था और ये हरिओद जी ने लिखा था। तो हरिओद को खड़ी बोली का प्रथम कवि भी माना जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य था आपका प्रिय प्रवास। और प्रिय प्रवास किसने लिखा? हरिओद जी ने लिखा। हरिओद जी को खड़ी बोली का प्रथम कवि भी माना जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। कुछ प्रमुख साहित्यकार हैं जिन्होंने खड़ी बोली में अपनी रचनाएं लिखी, जिनमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे, मैथिली शरण गुप्त जी थे, जयशंकर प्रसाद जी थे, निराला जी थे, महादेवी वर्मा जी थे। तो इन्होंने अपने साहित्य की रचना खड़ी बोली में भी की है। ठीक है। और दूसरा अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, पश्चिमी हिंदी जो शौरसेनी अपभ्रंश से जिसकी उत्पत्ति हुई है उसकी पहली बोली आप लोगों ने पढ़ दी है खड़ी बोली। अब दूसरी बोली आप कौन सी पढ़ने वाले हो? ब्रजभाषा। तो ब्रजभाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो ब्रजभाषा मथुरा और आगरा क्षेत्र में बोली जाती है। और ब्रजभाषा को अंतर्वेदी और सिक्करवाड़ी इस नाम से भी जाना जाता है। अंतर्वेदी और सिक्करवाड़ी अन्य नाम से भी ब्रजभाषा को जाना जाता है। तो प्रमुख जो कवि हैं जिन्होंने ब्रजभाषा में अपनी रचनाएं लिखी हैं, तो सूरदास जी, रहीम, रसखान और बिहारी जी ने अपनी जो रचनाएं हैं वो ब्रजभाषा में लिखी है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो आप लोगों ने दो बोलियां अच्छे से समझ ली है, खड़ी बोली और ब्रजभाषा। अब तीसरी जो बोली है वो है बुंदेली। ठीक है। तीसरी बोली कौन सी है? बुंदेली है। और बुंदेली कहाँ बोली जाती है? बुंदेलखंड, छतरपुर, ग्वालियर, भोपाल क्षेत्र में ये बोली जाती है। बुंदेली कहाँ बोली जाती है? बुंदेलखंड, छतरपुर, ग्वालियर और भोपाल क्षेत्र में ये बोली जाती है। और बुंदेली का जो अन्य नाम है पवारी, राठौरी और खटोली। पवारी, राठौरी और खटोली ये इसके अन्य नाम है। किसके? बुंदेली के अन्य नाम है पवारी, राठौरी और खटोली। तो आप लोगों ने यहाँ पर अभी तक देख लिया है तीन। आप लोगों ने यहाँ पर क्या देख लिए? बोलियाँ देख लिए, खड़ी बोली आप लोगों ने देखी है, आप लोगों ने देखी है ब्रजभाषा और आप लोगों ने तीसरी देखी है यहाँ पे बुंदेली। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे चौथी बोली के लिए। तो चौथी जो बोली है वो कन्नौजी है। तो कन्नौजी कहाँ कहाँ बोली जाती है? कन्नौज में, इटावा में और कानपुर क्षेत्र में। और ब्रजभाषा का प्रभाव अधिक देखने को इसमें मिलता है। और फिर आपकी जो पांचवी बोली है वो आपकी बांगरू है और इसको हरियाणवी भी कहा जाता है। और इसका जो अन्य नाम है देसानी या फिर जाटो भी इसका अन्य नाम से इसको जाना जाता है, बांगरू को। ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे होंगे। हम फिर आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है तो पश्चिमी हिंदी जिसका उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। और देखो शौरसेनी अपभ्रंश से उत्पत्ति हुई 5 इसमें बोलियाँ थी। खड़ी बोली थी, आप लोगों ने ब्रजभाषा देखी, आप लोगों ने बुंदेली देखी, आप लोगों ने कन्नौजी देखी, आप लोगों ने बांगरू देखी। तो अब हम आगे बढ़ेंगे अगली उपभाषा के लिए। तो अगली जो उपभाषा रहेगी वो है राजस्थानी। राजस्थानी हमारी तीसरे नंबर की उपभाषा आ चुकी है। और इसका जो उत्पत्ति माना जाता है, इसकी उत्पत्ति भी शौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। शौरसेनी अपभ्रंश की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है। शौरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी की उत्पत्ति मानी जाती है। राजस्थानी हम तीसरी उपभाषा पढ़ रहे हैं। और इसमें जो बोलियाँ हैं तो इसमें देखो मुख्य तौर पर 4 यहाँ पर बोलियाँ हैं। एक आपकी मारवाड़ी आ जाती है, एक आपकी जयपुरी आ जाती है, एक आपकी मेवाती आती है और एक आपकी मालवी आ जाती है। अब ये कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो देखो मारवाड़ी बोली आपकी पश्चिमी राजस्थानी में बोली जाती है, पश्चिम राजस्थान के क्षेत्र में बोली जाती है। जयपुरी आपकी पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। और जयपुरी को ढूंढाड़ी भी कहा जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी कई बार पूछा जाता है। ढूंढाड़ी किसको कहा जाता है? तो ढूंढाड़ी आपको ढूंढाड़ी जो कहा जाता है जयपुरी को कहा जाता है, जो पूर्वी राजस्थान में बोला जाता है। और मेवाती कहाँ बोली जाती है? जो मेवाती है उत्तरी राजस्थान में बोला जाता है और इसे अहिरवाटी भी कहा जाता है। तो अहिरवाटी किसको कहा जाता है? मेवाती को कहा जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, अहिरवाटी मेवाती को कहा जाता है। और मालवी आपके दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है और इसको रतलामी, रंगड़ी और निमाड़ी भी कहा जाता है। रतलामी, रंगड़ी और निमाड़ी कहा जाता है मालवी को। ठीक है। आप लोगों ने देख लिया क्या? आप लोगों ने ये देखा राजस्थान
जिसकी उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से हुई। इसमें आप लोगों ने 4 यहाँ पर बोलियाँ देखी। मारवाड़ी देखी जो आपके पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। आप लोगों ने देखा जयपुरी जो आपकी पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। जयपुरी को ढूंढाड़ी भी कहा जाता है। आप लोगों ने देखा मेवाती जो आपके उत्तर राजस्थान में बोली जाती है। मेवाती को और किस नाम से जाना जाता है? अहिरवाटी के नाम से मेवाती को जाना जाता है। मेवाती किन क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये उत्तर राजस्थान के क्षेत्र में बोली जाती है। उसके बाद आपने मालवी देखी, तो मालवी आपकी दक्षिण राजस्थान के क्षेत्र में बोली जाती है। इसको रतलामी, निमाड़ी और रंगड़ी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? मालवी को रतलामी, रंगड़ी और निमाड़ी, रंगड़ी और रतलामी। देखो मालवी को आप लोगों को ये भी याद होना चाहिए, मालवी को रतलामी, रंगड़ी और निवाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। मेवाती को अहिरवाटी के नाम से जाना जाता है और ढूंढाड़ी को जयपुरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये भी देख लिया। राजस्थानी आप लोगों ने तीसरी जो उपभाषा हमारी थी इसकी इन्फॉर्मेशन ले ली है, इसमें कौन कौन सी बोली हैं, तो ये भी आप लोगों ने अच्छे से देख लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे हम जो चौथी हमारी उपभाषा है वो बिहारी हिंदी है। चौथी हमारी उपभाषा बिहारी हिंदी है और बिहारी हिंदी की जो उत्पत्ति होती है वो मागधी अपभ्रंश से हो रही है। ठीक है, अर्धमागधी अपभ्रंश से तो कौन सी भी थी? हाँ, पूर्वी हिंदी की भी थी और मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी की उत्पत्ति हुई है। तो उत्पत्ति बिहारी हिंदी की किससे हुई है? मागधी अपभ्रंश से हुई है। अब इसमें जो बोलियाँ उनके बारे में जान लेते हैं। तो इसमें जो बिहारी हिंदी में बोलियाँ आती है आपकी भोजपुरी आ जाती है, जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में और बिहार के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाती है। और आपकी मगही आ जाती है और आपकी मैथिली आ जाती है। तो मगही आपके जो मध्य वाला क्षेत्र बिहार का वहाँ पर बोली जाती है और मैथिली जो यहाँ पर इनका पूर्व वाला क्षेत्र है उस तरफ और उत्तर वाला जो क्षेत्र है उस तरफ बोली जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, भोजपुरी, मगही और मैथिली बिहारी हिंदी के अंदर आती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी जो आपकी बिहारी हिंदी उपभाषा है इसका जो उत्पत्ति होता है मगधी अपभ्रंश से होता है और इसके अंदर जो बोली हैं इसके अंदर 3 मुख्य तौर पर बोली हैं। इसके अंदर भोजपुरी आती है जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र और बिहार के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाती है और इसमें आती है मगही, तो मगही मध्य क्षेत्र में बोली जाती है बिहार के। और जो मैथिली है वो बिहार के उत्तर और पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है मैथिली। मगही, मैथिली और भोजपुरी बिहारी हिंदी की बोलियाँ, ये आपको पता होना चाहिए। मुख्यतः बिहार क्षेत्र में ये भाषाएँ बोली जाती हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जो आज की 5वीं उपभाषा है और अंतिम हिंदी की उपभाषा है, तो वो है पहाड़ी हिंदी। तो पहाड़ी हिंदी 5वीं उपभाषा है हिंदी भाषा की और इसकी जो उत्पत्ति होती है खस अपभ्रंश से होती है। तो देखो जैसे मैंने आपको बताया था जो पहाड़ी हिंदी है खस अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति होती है, लेकिन शौरसेनी से ये प्रभावित है। तो आप लोगों को लिए अगर ऑप्शन आ रहा है पहाड़ी हिंदी का अपभ्रंश कौन सा है, अगर वहाँ पे शौरसेनी अगर आपको दिख रहा है और खस अपभ्रंश नहीं दिख रहा है तो आप लोगों को शौरसेनी के साथ जाना है, क्योंकि शौरसेनी से खस अपभ्रंश काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है। तो पहाड़ी हिंदी की उत्पत्ति आपकी खस अपभ्रंश से हुई है और शौरसेनी से ये प्रभावित है। और इसमें देखो 2 बोलियाँ हैं, एक गढ़वाली है और एक आपकी कुमाऊनी है। तो देखो जो गढ़वाली है उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में बोली जाती है और जो कुमाऊनी है उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में बोली जाती है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आपकी जो पूरी 5 उपभाषाएँ हैं और 17 जो बोली हैं मैंने आप लोगों को विस्तार से बता दिया है। साथ ही साथ उनका उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है ये भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप लोग वीडियो को रिपीट कर सकते हो ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से यहाँ पर क्लियर होते चले। देखो हिंदी वाला कॉन्सेप्ट हमने पूरा क्लियर कर लिया है। अब हम देवनागरी लिपि की तरफ बढ़ रहे हैं। तो देवनागरी लिपि हम यहाँ पे पढ़ेंगे आज और इसी के साथ आज हम ये पूरा टॉपिक ख़त्म कर देंगे। तो देवनागरी लिपि की परिभाषा हम आपको बताएं तो लिपि लिखित वर्ण संकेत होते हैं। तो लिपि क्या होता है? लिखित वर्ण संकेत होते हैं जिनके द्वारा भावों और विचारों को अभिव्यक्त किया जाता है। तो लिपि क्या है? लिखित वर्ण संकेत है जिनके द्वारा भाव और विचार को अभिव्यक्त किया जाता है और यह किसी भाषा को लिखने की शैली होती है। तो लिपि क्या है? भाषा को लिखने की शैली को, भाषा की जो लिखने की शैली है उसको क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। तो हिंदी की लिपि कौन सी है? हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है। और अन्य भाषाओं की लिपि भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो हिंदी की लिपि तो आपको पता है देवनागरी लिपि है और अगर पूछा जाएगा कि अंग्रेजी की लिपि कौन सी है तो अंग्रेजी की लिपि रोमन लिपि है। और अगर आपसे पूछा जाए उर्दू की लिपि कौन सी है तो उर्दू की लिपि है फ़ारसी लिपि। और देखो फ़ारसी जो लिपि है ये दाएँ से बाएँ तरफ लिखी जाती है और जो देवनागरी लिपि है वो बाएँ से दाएं तरफ लिखी जाती है। ये फ़र्क आपको पता होना चाहिए। जो उर्दू है वो फ़ारसी लिपि से आई है और इसमें क्या है
फारसी लिपि में दाएं से बाएं तरफ लिखा जाता है और देवनागरी लिपि में बाएं से दाएं तरफ लिखा जाता है। बाकी देवनागरी लिपि का जो विकास क्रम है, सबसे पहले ब्राह्मी लिपि, फिर आता है गुप्त लिपि, फिर आता है सिद्धमार्तका लिपि, फिर आता है कुटिल लिपि, फिर आता है नागरी लिपि और इसी से विकास होता है देवनागरी लिपि का। तो देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली जो अन्य भाषाएँ हैं, हिंदी है, संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, नेपाली, मराठी, कोंकणी, कश्मीरी, बोडो, मैथिली, गढ़वाली, कुमाऊनी, तो ये देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली कुछ भाषाएं हैं। तो देवनागरी लिपि का विकास क्रम आपको याद होना चाहिए। ब्राह्मी लिपि सबसे पुरानी, उसके बाद फिर आपका दूसरे नंबर पर गुप्त लिपि आ जाता है। गुप्त लिपि के बाद फिर आपका सिद्धमार्तका लिपि आती है। सिद्धमार्तका लिपि के बाद कुटिल लिपि आती है। कुटिल के बाद नागरी आती है, फिर आपकी देवनागरी लिपि आती है। तो इस प्रकार का देवनागरी लिपि का विकास क्रम है। ब्राह्मी लिपि, फिर आपका गुप्त लिपि, फिर आपका सिद्धमार्तका लिपि, फिर आपका कुटिल लिपि, फिर आपका नागरी लिपि और फिर आपका अंतिम आ जाता है देवनागरी लिपि। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। बाकी अगर आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिर भी अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप लोग पूछ सकते हो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।